आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले पटना साहिब विधानसभा से। अब ये विधानसभा कितनी हाई प्रोफाइल है, कितनी खास है, क्या वीआईपी सीट है, इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है। बीजेपी का कब्जा फिलहाल है, नंद किशोर यादव हैं यहां से, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज ऐसा रहा है कि कमल ही खिलते रहे हैं या फिर उलटफेर भी दिखता है। रंजन जी, अगर पटना साहिब को स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है, पटना साहिब का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र जो है वो पहले पटना पूर्वी के नाम से जाना जाता था, पटना ईस्ट के नाम से। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र 2008-9 परिसीमन के बाद बनाया गया और 2010 में जो है यहाँ पर पहला चुनाव हुआ। तो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का स्वभाव कैसा रहा है, इसे जानने के लिए हमें पटना ईस्ट सीट को जो है वो स्कैन करना पड़ता है। और जब आप उसे स्कैन कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा कि 1957 से लेकर 1985 तक यहाँ पर जो दबदबा था वो कांग्रेस पार्टी का था और कांग्रेस का मुकाबला अलग अलग सोशलिस्ट पार्टियों से और जनसंघ से होता रहा है। तो आप देखिएगा कि 1985 तक पटना पूर्वी में जो कुल 8 चुनाव हुए उसमें 5 बार कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली और 2 बार भारतीय जनसंघ यहां से जीता। तो ये चीजें जो है यहां पर दिखती हैं और एक बार जनता पार्टी को कामयाबी मिली और जो जनता पार्टी से जीते दरअसल वो जो है बीजेपी के ही प्रत्याशी आप कह लीजिए। 1977 में बीजेपी बना नहीं था, लेकिन जनसंघ से आप कह सकते हैं कि उनका रिश्ता था। तो चूंकि जनता पार्टी जब बनी थी तो सारे दल उसमें समाहित हुए थे 1977 में, तो इसलिए जो है रामदेव महतो तब जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखें तो 5-3 दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पटना पूर्वी की सीट को देखते हैं और उस समय देखते हैं जब कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा था, तब भी दिखता है कि जनसंघ यहां पर अपना एक इंपैक्ट छोड़ता हुआ दिखा। मतलब बीजेपी के लिए जो है आप कह सकते हैं कि एक ग्राउंड जो है वो तैयार था। और यही वजह है कि 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ तो 1980 और फिर 1990 में बीजेपी जो है पटना पूर्वी क्षेत्र में जो है वो दूसरे स्थान पर रही थी। फिर 1995 में नंद किशोर यादव आए बीजेपी के टिकट पर और तब से ये जो सीट है, चाहे उसका नाम पटना पूर्वी रहा और बाद में जाकर ये पटना साहिब हो गया, ये सीट बीजेपी और नंद किशोर यादव की ही होकर रह गई। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद कुल 3 चुनाव हुए, 3 के 3 नंद किशोर यादव ने जीते। उससे पहले जो पटना पूर्वी में उन्होंने 4 चुनाव लड़े थे, वो चारों चुनाव भी नंद किशोर यादव ने ही जीते थे। तो यहां पर उनकी एक पैठ है, उनका अपना राजनीति करने का एक तरीका है, जनसंपर्क वो बनाए रखते हैं और जनता से उनका संपर्क हमेशा जो है वो बना रहता है और इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला है। नहीं तो ऐसे ही कोई 7 बार लगातार जो है वो चुनाव नहीं जीतता। देखिए, जब आप पटना साहिब की बात करती हैं तो ये भी हमें याद रखना होगा कि यहाँ सिख आस्था से जुड़ा ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। गुरुद्वारा श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है ये। और ये भी आपको बताऊं कि ये गुरु नानक जी और गुरु तेग बहादुर जी की यात्राओं से भी जुड़ा रहा है। यहाँ जो तख्त है उसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में कराया था। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तख्त इसको माना जाता है। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में कई शक्ति पीठ हैं, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, जल्लावाले महावीर मंदिर, देश का जो पहला सूफी रिसर्च सेंटर है खानका इमादिया मंगल तालाब, वो भी यहाँ पर है। तो एक ऐतिहासिक जगह आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इनसे इतर जब हम राजनीति पर आते हैं और देखते हैं कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र और पटना पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जो इस
जिससे पूर्व इसका नाम था, वहां पर कुल 16 चुनाव जो है हुए हैं और उन 16 चुनावों में 7 बार बीजेपी और 2 बार भारतीय जनसंघ को जीत मिली है। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो वो जीत 9 बार की आपको दिखती है, जो कि आप कहते हैं जिसे कि राइट विंग की बात, तो वो यहां पर आपको दिखेगी। कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है। जनता दल और जनता पार्टी एक एक अवसरों पर चुनाव जीतने में यहां पर सफल रही है। नंद किशोर यादव ने सर्वाधिक 7 बार, पटना पूर्वी और पटना साहिब को मिलाकर सर्वाधिक 7 बार चुनाव जीते हैं। अगर सिर्फ आप पटना साहिब की बात कीजिए तो जो 3 चुनाव हुए हैं वो 3 के 3 नंद किशोर यादव ने जीते हैं। ये चीजें यहां पर दिखती हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कि आखिरी 3 चुनाव जो यहां पर हुए हैं पटना साहिब के नाम से, या पटना साहिब के नाम से अब तक 3 ही चुनाव हुए हैं, उसमें क्या कुछ हुआ है। तो ज्यादातर अवसरों पर यहां आपको आमने सामने की लड़ाई दिखेगी पिछले 3 चुनाव में। और लेकिन एक चीज जो दिखती है कि पिछले 2 चुनाव से नंद किशोर यादव को फंसाने की कोशिश जो है वो हुई है, मुकाबला कड़ा हुआ है और विपक्ष की तरफ से भी रणनीति जो है वो बदली गई है पिछले 2 चुनाव से, और उसका इम्पैक्ट भी दिखा है कि मुकाबला यहां पर कड़ा होने लगा है। पहले हम 2010 की बात कर लेते हैं। नंद किशोर यादव जो कि अभी विधानसभा के स्पीकर हैं, और वो जब 2010 में यहां चुनाव लड़ रहे थे तो बिल्कुल एक तरफा जीत उनके नाम थी। 91,419 वोट उनको 2010 में आए थे। उनका अगर आप मत प्रतिशत देखिएगा तब समझ में आएगा, 68.07 68.07% वोट उनको आए थे, और उनके जीत का जो मार्जिन था वो उतना था जितना किसी प्रत्याशी को किसी विधानसभा चुनाव में जो है शायद ही उतने वोट आते हैं, कुछ को आते हैं। 65,337 वोट से वो 2010 में जीते थे, और उनके सामने कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया था परवेज अहमद को, जिन्होंने कि 26,082 वोट लाए थे, लगभग 19.5% वोट उनके पास था। और आरजेडी ने यहां से राजेश कुमार को उतारा था, 8,271 वोट उनको मिले थे, 6.16% वोट। तो बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री जो है, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी नंद किशोर यादव के लिए। फिर 2015 आता है और उस समय महागठबंधन बन चुका था, और ये वो पहला अवसर था जब नंद किशोर यादव को घेरने की कोशिश की गई। यहां पर नंद किशोर यादव के सामने आरजेडी ने प्रत्याशी दिया संतोष मेहता, मतलब कुशवाहा जाति से यहां उम्मीदवार उतारे गए, और उसका इंपैक्ट भी दिखा क्योंकि आरजेडी जेडीयू कांग्रेस एक साथ में चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो नीतीश कुमार के वोट थे वो भी जो है गठबंधन प्रत्याशी की तरफ गए, और नतीजा ये हुआ कि जो हार जीत का मार्जिन पिछले चुनाव में 65,337 था, 2015 में सिकुड़कर 2,792 रह गया। तो बिल्कुल एक टाइट फाइट। यहां पर नंद किशोर यादव को 88,108 वोट आए, 46.89%, और संतोष मेहता जो आरजेडी प्रत्याशी थे उनको भी 85,316 वोट आए, मतलब 45.40%। तो जो जीत मिली नंद किशोर यादव को वो छोटी जीत थी, 2,792 वोटों की। फिर 2020 आता है और इस समय जो एक बड़ा फर्क आया, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, तो इसका फायदा नंदकिशोर यादव को हुआ। हालांकि कांग्रेस ने जो है पिछली बार जो लड़ाई यहां पर हुई थी 2015 में, उससे सीखा था और एक बार फिर से जो है कुशवाहा कैंडिडेट नंदकिशोर यादव के सामने दिया गया। प्रवीण सिंह कुशवाहा यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, प्रवीण सिंह कुशवाहा कोई यहाँ के नहीं थे, वो भागलपुर की तरफ के हैं और इस बार शायद कहलगांव से वो चुनाव लड़े।
तो कोई जाना पहचाना नाम वो पटना साहिब के मतदाताओं के लिए नहीं थे। लेकिन जो हम बार बार कहते हैं कि जातीय समीकरण इतना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, वो आप इसे देखें तो समझेंगे कि उनको जो आरजेडी और कांग्रेस का वोट था, जो माई इक्वेशन वाला, वो तो मिला ही, कुशवाहा जाति के वोट भी उनकी तरफ जो है वो शिफ्ट हुए। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रवीण सिंह कुशवाहा को 79,392 वोट आ गए, 42.19% वोट। और नंद किशोर यादव ने 50% का आंकड़ा क्रॉस किया, लगभग 52% वोट उनको आए, 97,692 वोट आए और वो 18,300 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे 2020 में। तो आप जब इन 3 चुनावों के आंकड़ों को देखती हैं और उसका विश्लेषण करती हैं तो ये पता चलता है कि यहां पर जो आरजेडी या महागठबंधन की कोशिश है वो ये है कि जो एनडीए को वोट करने वाले परंपरागत वोटर्स हैं जिन जातियों के, उसी जाति में से प्रत्याशी बनाया जाए और उसका लाभ उठाया जाए और नंद किशोर यादव के लिए एक टफ टाइम प्रोड्यूस किया जाए। तो क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? क्योंकि देखिए प्रवीण सिंह कुशवाहा कि जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही है, लगता है वो भागलपुर की तरफ शिफ्ट करेंगे, कहलगांव से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि फिर कांग्रेस से कौन प्रत्याशी हो सकता है। तो एक शशांत शेखर का नाम यहां पर चल रहा है कि वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि आरजेडी की कोशिश होगी कि वो या तो कुशवाहा कैंडिडेट दे या वैश्य वर्ग से वो कैंडिडेट निकाल कर दे, क्योंकि यहां पर वैश्य वर्ग की संख्या बहुत अच्छी है। तो कुशवाहा कैंडिडेट की बात करें तो देखिए आरजेडी की तरफ से मधु मंजरी कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, वो जनसंपर्क भी कर रही हैं। हालांकि मधु मंजरी कुशवाहा 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से पालीगंज से चुनाव लड़ी थी और तब उनको लगभग 5,400 से कुछ ज्यादा वोट आए थे। तो संभावितों में मधु मंजरी कुशवाहा का नाम है, शशांत शेखर का नाम है, लेकिन यह भी चर्चा है कि क्या बीजेपी से नंद किशोर यादव को ही टिकट मिलेगा। तो देखिए वो बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं और हमने देखा कि विधानसभा का सत्र भी जब वो चलाते हैं उनकी आवाज भी बुलंद है और अभी वो फिट दिख रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र जो है वो एक जगह पर पहुंची हुई है, तो उसमें यह चर्चा होती है कि क्या जो है नंद किशोर यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो कुछ संभावितों की चर्चा जो हर चुनाव के पहले हर विधानसभा क्षेत्र में होती है, उसमें उनके बेटे नितिन कुमार का नाम है, जो मेयर हैं उनके बेटे शिशिर का नाम है। लेकिन एक चर्चा ये भी है, चूंकि कुशवाहा वोटर्स की बात होती है तो सम्राट चौधरी का भी नाम यहां से कई बार चल जाता है कि ये चूंकि बीजेपी की एक सेफ सीट है, अब तक के आंकड़ों को देखकर ये लगता है, तो सम्राट चौधरी की भी बात होती है। चूंकि वो खुद कुशवाहा जाति से अगर हो जाते हैं तो फिर वो भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नंद किशोर यादव चुनाव लड़ने का मूड बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि वो जनसंपर्क कर रहे हैं और उन पास जो है आम लोग भी पहुंच रहे हैं अपने अपने कामों को लेकर। तो ये मानकर चलिए कि नंद किशोर यादव ही पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और हालांकि ये अनुमान पर आधारित है जो हम जातीय समीकरण बता रहे हैं, जो आंकड़े हमें मिले हैं उसका विश्लेषण करने के बाद यहां जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 9.73% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 17.2% हैं। तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या पटना साहिब में अच्छी है और यादव भी 14 से 16% हैं। तो जो एमवाई का चंक है वो 32 से 33% के आसपास पहुंच जाता है। और यही चीज होती है कि जब ये 32 से 33% का चंक है और जब इसमें कुशवाहा वोटर्स ऐड ऑन होते हैं तो वो 40% का आंकड़ा
क्रॉस कर देते हैं और इसीलिए पिछले 2 बार से आपको मुकाबला जो है वो कड़ा दिख रहा है। यहां पर राजपूत 3 से 3.5%, भूमिहार भी लगभग इतने ही, ब्राह्मण 2 से 2.5%। तो सामान्य जाति के जो ये 3 जातियां हैं उनके वोट मिलाकर 8 से 10% होते हैं। हालांकि यहां पर कायस्तों की संख्या जो है पटना साहिब में अच्छी है। पटना साहिब से सांसद की बात कीजिए तो रविशंकर प्रसाद कायस्थ जाति से ही आते हैं। तो पटना साहिब के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से अधिकांश में जो है कायस्थ वोटर्स की संख्या अच्छी होती है। तो ये चीज यहां पर दिखती है। इसके अलावा कुशवाहा वोटर्स की बात कीजिए तो 10.5 से 11.5%, जिस पर महागठबंधन की भी नजर लगी होती है। कुर्मी वोटर्स 5 से 6%। तो जो ये कोयरी और कुर्मी के वोट होते हैं उनको अगर आप जोड़ दें तो वो 15 से 17% के आसपास जो है वो पहुंच जाते हैं। वैश्य यहां बहुत अच्छी संख्या में हैं, 18-20% के आसपास जो है उनकी संख्या होगी। तो अगर आप सीधा समीकरण देखें तो एनडीए को फेवर करता हुआ दिखता है। लेकिन अगर एनडीए के परंपरागत वोटरों में बड़ी सेंधमारी कर पाने में आरजेडी या महागठबंधन सफल होता है तो मुकाबला एक कांटे का बन सकता है। लेकिन अगर नंद किशोर यादव की छवि, उनका काम और उनका व्यक्तित्व देखकर आप एज जो है फिलहाल उनको दे सकते हैं। तो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल तो यही चीजें हैं। अब एक बार जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी तब इसे और बेहतर ढंग से इसका विश्लेषण किया जा सकेगा। बिल्कुल, और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही ये पता चलेगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प और बनता हुआ नजर आ रहा है कि आमने सामने की टक्कर है या इस बार कोई त्रिकोणीय मुकाबला भी बन सकता है।